Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which will be helpful for you, whatever exam you're preparing for, right? Mostly this topic is important for the ones who is preparing for competitive exams, like UPSC, BPSC and many more, right? And also this is something that, being a citizen of India, I guess everyone should have a basic understanding of this topic as well, because this country, or whatever particular country is it about, every country has its own constitution, because of which that country is not under any monarchy or under any dictatorship, right? And they have a control of a government who is elected by the representative itself. And that's why this kind of government where, or this kind of country where constitution persists, it is one of the best country to live in, because everything has been given in a kind of, you can say, constitution, which is a set of rules that describes how the government have to be in a country, how the citizen have to behave in the country, how anything in the country will be run, right? So let's see the topic, which is 44th Amendment Act 1978. तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में पढ़ेंगे। 1978 ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे कि इसी ईयर में ये अमेंडमेंट किया गया था। सो लेट्स सी व्हाई दिस एक्ट हैज़ बीन गिवन मच इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज़ इट अबाउट। सो सी, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ये किया गया था किस चीज़ से रिलेटेड? काफ़ी सारे इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए थे, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर चेंजेस किए गए थे, एंड कुछ पार्ट ऐड ऑन किया गया था, कुछ हटाया गया था, स्टफ़ लाइक दैट। सो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें 44th अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसके अंदर ना जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंट्री में। पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया। आर्टिकल 352 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उस पर एकदम अच्छे से काम होगा। मस्ट बी यूज्ड प्रॉपर्ली, सही से उसका यूज़ होना चाहिए, मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है कि यूज़ हो ही नहीं रहा है। मतलब अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आर्टिकल 352 शुड बी डन। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस बात पे भी फोकस्ड किया। इसके अलावा बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसी लाइटली आप नहीं अमेंड कर सकते अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान ही है ना हमारा हमारा भारत देश। तो या सो अगर हम बात करें इसके अलावा, तो और जो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट है, उसने कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर मॉडिफिकेशन किस किस चीज़ पे की गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से। मतलब जब तक 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं पास हुआ था 1978 में, तब तक राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट था? फंडामेंटल राइट। लेकिन जैसे ही 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, तो इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, और इसको लीगल राइट का स्टेटस दिया गया। लीगल राइट का स्टेटस देने के बाद ये आर्टिकल 308 में, 308 नहीं, 300 ए में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट थे, फिर उसके बाद जब 44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया, तो it was changed into a legal right, and it is now registered in article 300A of the Indian Constitution, right? एंड इसके अलावा और चेंजेस जो किए थे 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, वो क्या किया था कि रिमूवल ऑफ आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब 19(1)(f और आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया था। और जब आर्टिकल 31(1) था, उसको कहाँ शिफ्ट किया गया? 300A में, ठीक है। और आर्टिकल 300A में उसके बाद जो चेंजेस आए थे वो क्या थे? 31A कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बात करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम है वो 31A के अंदर दिया हुआ है। सो हियर द फोकस्ड इज about these modification that has been done during the 44th Amendment Act 1978. So after this, if you see that where was the more focus of this particular act was under
पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इस टॉपिक के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिले थे 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो इसमें क्या किया गया ना कि प्रेसिडेंट के पावर में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे आर्टिकल 74(1) को रिवाइज़ किया गया। तो उसमें रिवाइज़ करके कहा गया कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिक्वायरमेंट होगा टू रिकन्सिडर एडवाइस। पहले क्या था ना कि इट वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद COM एडवाइस के पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे देते थे उसी के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्ट कर देते थे। लेकिन जब चेंजेस किए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 74(1) के तहत, तो वो क्या कहता है कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकन्सिडर करना पड़ेगा एडवाइस, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस। फिर उसके बाद बात किया गया कि अमेंडमेंट टू बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स, जाहिर सी बात है जो हमारा संविधान बनाया गया उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप, ढांचा जो बनाया गया है उसको आप ऐसे ईजिली नहीं शिफ्ट कर सकते। नहीं तो ऐसे तो हम करेंगे तो फिर सोच लीजिए कि क्या होगा, फिर तो सारा संविधान ही नया बन जाएगा। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर है। तो उन्होंने कुछ तरीके से, कुछ सलीके से बनाया, तभी तो उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। हाँ, उसके अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे ये 44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया या 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हद से ज़्यादा चेंजेस हुए थे। तो वो अब देखिए, जब हद से ज़्यादा चेंज हुआ तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो तो था ही, पर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में इतना चेंजेस किया गया कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देना पड़ा। अब ऐसे ही अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने लगेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर तो हर एक अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनते जाएगा और धीरे धीरे फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो फिर ऐसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही क्या, और फिर कंट्री रन कैसे होगी आए दिन। अगर तो बहुत सोच समझ के जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज किया जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या अमेंडमेंट आया था, इसमें कहा गया कि इट विल बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट इन अ रेफरेंडम एटलीस्ट 51% ऑफ वोटर इंश्योर्ड बाय अमेंडिंग आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया। इसी के अंदर आर्टिकल 368 बात करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, नहीं होगा, या होगा तो कितना होगा और क्या नहीं हो सकता। सो मतलब ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर is included under Article 368 of Constitution of India। तो आर्टिकल 368 को अमेंड करते हुए बात कही गई कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि ये नहीं कि जैसे लोकसभा के अंदर अगर मान लीजिए 545 लोग हैं, उसमें से 20 लोग कह रहे हैं हाँ लेट्स डू द अमेंडमेंट एंड द अमेंडमेंट टू बी डन बाय इवनिंग। नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। नाउ इफ़ like about 520 people will say that yes, amendment should be done, or like Rajya Sabha also support it, or whatever it is. What I meant by saying is that if majority, ज़्यादा लोग, जब ज़्यादा लोग हामी भरेंगे, कैसे कहते हैं कि आज घूमने चले या यहीं पे घर पे रुके, टॉस करते हैं हम। तो जब टॉस करते हैं तो मान लीजिए कि अगर 10 इंसान है वहाँ पे, 6 बोलेंगे कि हाँ लेट्स गो फॉर रोमिंग, घूमने चलते हैं, तो आप उन्हीं की बात मानेंगे ना। तो बस यहीं पे उन्होंने जो हमारा अमेंडमेंट जब लाए 44th अमेंडमेंट, तो सेम यहीं पे वो खेल खेला गया कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादातर लोगों की हामी भरना ज़रूरी है, तो ही चेंज किया जा सकता है। और ये कहाँ पे अमेंड किया गया था, आर्टिकल 368 को अमेंड करके ये न्यू रूल लाया गया था थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे DPSP, आई होप यू गाइज नो व्हाट इज़ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 38 जो है इसमें क्या बोला गया कि सिक्योर सोशल ऑर्डर को सिक्योर किया जाना चाहिए। DPSP में ये चेंजेस किए गए थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके अलावा जुडिशरी में भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे क्या चेंजेस थे उसमें, रिस्टोर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पावर। मतलब यहाँ पे जुडिशरी क्या होती है, जो हमें जस्टिस देती है, राइट। 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, व्हाट इज़ दैट, हाँ, कमेंटेड डाउन, legislature, executive and judiciary. So legislature is the one which make law, executive is the one which execute the law, enforce the law in the country, and judiciary is the one which provide justice, न्याय to the people, जो न्याय देती है। तो न्यायपालिका सबसे मेन कौन है, सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट एंड देन अदर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो
जुडिशरी के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 व्हिच इज रिस्टोर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पावर, जुडिशियल रिव्यू फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्पीकर। यहाँ पे बोला गया कि अगर स्पीकर कहाँ पे बैठता है, राज्यसभा या लोकसभा, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड दैट स्पीकर बिलोंग्स टू लोकसभा वेयर इज चेयरमैन बिलोंग्स टू राज्यसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर या स्पीकर के जब भी इलेक्शन होंगे वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू विल बी अप्लाइड। So this has been set through 44th Amendment Act 1978 in the Judiciary of India, right? इसके अलावा बोला गया कि restrain on Parliament of Power, restrain on Parliament of Power, कि कुछ कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी पावर पे, किसके, पार्लियामेंट के। प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 बियॉन्ड 1 ईयर, कि अगर 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो दैट कुड बी डन थ्रू judicial system of the country India. Next is parliamentary privilege. पार्लियामेंट जो हमारी संसद है उसको कुछ प्रिविलेज, कुछ स्पेशलिटी, कुछ मोर पावर दिए गए हैं। लेट्स सी दैट। सो इट इज़ बेसिकली आर्टिकल 103 एंड आर्टिकल 192 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफिकेशन, कि मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में इसके अंदर बताया गया। कहाँ पे, आर्टिकल 103 एंड आर्टिकल 192 के अंदर। इसके अलावा रिप्लेस प्रेसिडेंट डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन ओपिनियन, कि प्रेसिडेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ये इलेक्शन कमीशन के डिसीजन पे बेस करेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डिसाइड व्हाट इज़ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट is in India, right? ECI is the full form of Election Commission of India. So keep that in mind before going to cast your vote, because maybe there must be someone who will say that go to the ECI for any kind of queries or whatever it is. So ECI is the Election Commission of India, which directs what? The election. And next is about federalism. Federalism में कहा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है उसने कुछ चेंजेस किए फेडरलिज्म के अंदर भी। वो चेंजेस थे कि आर्टिकल 257A रिमूव सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिप्लॉय फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस एंड एनी अदर फोर्सेस, कि आर्टिकल 257A जो है वो रिमूव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्सेस यूज़ करने से, चाहे मिलिट्री हो या कोई भी अदर फोर्सेस हो, अपनी मर्जी से वो कहीं भी लगा सकता है। रिमूव नहीं, मतलब उनको अनुमति, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फोर्सेस को कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। अगर स्टेट में भी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम तो सेंट्रल फोर्स कैन डिप्लॉय इट्स फोर्सेस विद मिलिट्री विद एनी अदर काइंड ऑफ फोर्स, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में कहा गया कि मिसयूज़ ऑफ बाय एग्जीक्यूटिव, कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है इसका एग्जीक्यूटिव मिसयूज़ नहीं कर सकता, उस पर रोक लगाई गई। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखिए, पहले मतलब जो नेशनल इमरजेंसी है वो 2 टर्म्स पे अप्लाई हो सकती है किसी कंट्री पे। एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, जब बाहर से कोई देश हमारे कंट्री पे हमला कर दे, जैसे मान लीजिए चाइना ने हमला कर दिया इंडिया पे, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी उसको कहते हैं। और इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब इंडिया के अंदर ही, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर ही कोई कम्युनिटी वायलेंस हो गया है, कुछ भी मतलब अपने देश के अंदर ही होगा तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहेंगे, जब देश के बाहर होगा तो उसको एक्सटर्नल एग्रेशन कहेंगे। तो इसमें चेंज क्या किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना उसको अब आर्म्ड रेबेलियन कहा जाएगा। मतलब उसका इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कह दिया गया। प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट से रिटन रिकमेंडेशन के बाद इमरजेंसी लगाएंगे, ठीक है। नाउ सिटिंग ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा की भी सिटिंग होगी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के चेंजेस के बाद। ड्यूरिंग आर्टिकल 20-21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर दैट व्हाट इज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 is about, and if it is, then do subscribe the channel please for my motivation as well, and like it, share it with your friends so that they'll also get benefit, and thank you.